रविवार को तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ लेते ही वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनावी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। कैसा होने वाला है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, अक्षुण्ण रखूंगा। इतिहास बनने जा रहा है। रविवार 9 जून शाम करीब 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश ने अपना नेता चुना है। उन पर भरोसा किया है कि वो भारत को विकास की राह पर ले जाते हुए एक शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। देश ने उन पर भरोसा जताया है कि जिस विकसित भारत का उन्होंने प्रण किया है वो सपना वो पूरा करेंगे। भारत का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें जो मंत्री शपथ लेंगे, जो सांसद शपथ लेंगे, उनकी सूची फाइनल होगी और तकरीबन आज शाम को या देर रात को उनको कॉल भी आ जाएंगे कि कब उनको किस नेता के हैं, या तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको सुबह की चाय पीनी होगी। नई सरकार, नया प्लान। चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से मिले, उनका भरोसा हासिल किया, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। शनिवार को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाई। राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस सरकार की क्या प्राथमिकता होंगी, ये बताएं। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। नियत साफ, नीति साफ। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। पिछले 2 कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने 2024 में 2047 का विजन एक बार फिर सामने रख दिया। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। नई चुनौतियों के लिए तैयार नरेंद्र मोदी। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर देश की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। गठबंधन सरकार की नई चुनौतियां होती हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है, अब मिली-जुली सरकार कैसे चलाएंगे? शपथ ग्रहण से पहले ही इन चुनौतियों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक बड़ी विजय हासिल कर ली। सारे दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी राजनीतिक अटकलों को विराम लग गया है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी ये कहा है कि उनका किसी भी मंत्रालय को लेने का
कोई उस तरीके का विचार नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय देते हैं। अब जहां तक रही बात कि क्या फार्मूला होगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये फार्मूला तय हो चुका है और इस पर अभी तक बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में कोई भी सियासी टकराव की स्थिति नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही देश सेवा की शपथ। नई सरकार में नई चुनौती के लिए तैयार हैं नरेंद्र। 4 तारीख को आए नतीजों ने बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन एनडीए पूरी ताकत के साथ वापस आई है, जिसके सिपह सालार एक मत से नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तीसरी बार देश सेवा का मौका देने के लिए भारतवासियों का धन्यवाद दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। नौ जून को देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में विकास भदौरिया और रविश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनडीए ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। हमारी विशेष रिपोर्ट। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया था कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन पिछले 2 बार की तरह आसान नहीं होगा। वजह साफ है कि बीजेपी को बहुमत नहीं है और सहयोगियों के भरोसे ही सरकार चलनी है। ऐसे में टीडीपी, जेडीयू और दूसरे सहयोगियों की तरफ से चल रही बार्गेनिंग की वजह से अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। चुनाव नतीजों के 100 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में मंत्री पद को लेकर बातचीत फाइनल दौर में है। सब कुछ सेट हो चुका है। सूत्रों की माने तो टीडीपी को 4, जिसमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, जेडीयू को 3 मंत्री पद, जेडीएस, आरएलडी, अपना दल, एनसीपी और शिवसेना शिंदे के 1-1 मंत्री होंगे। स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस दिया जा सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ छोटे दलों को भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसी सूरत में रीजनल यानी कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन बनाए रखना भी गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसलिए छोटे बड़े सभी दलों को फार्मूले के इतर कम सांसदों वाली पार्टियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मंत्री पद को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे को लेकर कोई तनाव नहीं है। वो पूरी तरह से एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और देश बहुत आगे बढ़ेगा।
अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हमने भी उनको कहा कि भाई हम छोटी पार्टी हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग संकल्प के धनी हैं। एक बार जब हम समर्थन पत्र दे दिया और कह दिया तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उसी तरह हम एक तरह से चट्टान की तरह उनके साथ। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं को जगह मिल सकती है। हारे हुए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जिसमें स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा है। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में कुछ हारे हुए मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है। इसमें एक अमेठी से सांसद रही और मंत्री रही स्मृति ईरानी का भी नाम है, और उसकी बड़ी वजह है वो गांधी परिवार के खिलाफ संघर्ष का चेहरा बनकर उभरी थी, और इसी वजह से उनको पहले बार भी यानी कि 2014 में हार के बाद मंत्री बनाया गया था, और अब फिर 2024 में हार के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से अच्छी लड़ाई के बाद भी हार गए थे, उनको मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी जा सकती है। बस चंद घंटे का इंतजार है, जिसके बाद पूरी कैबिनेट की लिस्ट साफ हो जाएगी। कौन कौन से नेता मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब होंगे, ये पता चल जाएगा। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नई सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बाकी अहम मेहमानों के साथ पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी पहुंच रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल शामिल है। नजर पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते और क्षेत्र में प्रभाव और स्थिरता पर है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और इसमें पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के अहम देशों के प्रमुख वीवीआईपी मेहमान हैं। उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहां पहुंची और फिर सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ। रविवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दिल्ली पहुंचेंगे। इन नेताओं के स्वागत करते हुए पोस्टर जगह जगह लगे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद में किस देश का सबसे पहले दौरा करते हैं और किस देश के साथ में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की दिशा में वो कदम उठाते हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड वो भी आमंत्रित हैं इसमें। तो इस तरीके के तमाम सारे जो पोस्टर हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं विदेश नीति के मामले में। अब तक प्रधानमंत्री का जो नीतियां रही हैं वो काफ़ी अच्छी समझी जाती रही हैं। ये आप देखिए, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं ताशो शेरिंग, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इनके साथ ये भी जहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको जो है वो इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इससे लग यही रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जैसे पड़ोसी देशों को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा
बाकी सभी पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों पर खास ध्यान दिया है, जो नेबरहुड फर्स्ट के जरिए और एक्सटेंडेड नेबरहुड को विजन सागर के जरिए बेहतर समन्वय और सहयोग की कोशिश करता है। उम्मीद ये है कि इससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के सत्ता संभालने के बाद संबंधों में आए तनाव के बावजूद भारत ने उन्हें न्योता भेजा। श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक दौर में भारत ने हर मदद की। ये सभी देश रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए अहम है, इसलिए भी क्योंकि चीन इन्हें लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ठंडे पड़े रिश्तों की वजह से आमंत्रित देशों में न पाकिस्तान है न चीन। जबकि 2014 में सार्क देशों को न्योता गया था और नवाज शरीफ भी आए थे और 2019 में बिम्स्टेक देश आमंत्रित थे, तो नई सरकार के पहले दिन भी कूटनीतिक तौर पर जो संदेश भेजा जा रहा है वो काफी अहम है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज की राजनीति में ये देखा जा रहा है कि नेता बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, खासकर युवा नेता। लेकिन याद कीजिए, पहले के दौर में संसद में कैसे एक दूसरे से मजाक होता था, हंसी हंसी में टांग खींची जाती थी। लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार, अपनी इन्हीं अदाओं के लिए हर पार्टी में वो लोकप्रिय रहे। माना जा रहा है कि इस बार भी लोकसभा में वो हंसने हंसाने वाले पुराने दिन लौटेंगे। हमारी खास रिपोर्ट। अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ठहाके लगाना सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, सियासत के लिए भी जरूरी है। अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जाने हवा बदली है, इसलिए अरसे बाद भारतीय राजनीति में हंसी की ऐसी बयार बही है, या गर्मी से बेहाल पब्लिक पर हंसी की ये फुहार ऊपर वाले के करम से बरसी है। यही हम लोगों को कहना है, संजीदा से संजीदा बात हंसते हुए कह देना और बाद में पुट ऐसा कि सारा सदन हंसने लगे। नीतीश कुमार भी उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जो चेहरे पर मुस्कान लिए भाषण देते हैं और हंसते हुए बड़ी सी बड़ी बात कह जाते हैं, और अंदाज ऐसा कि चाहे राजनीतिक दोस्त हों या दुश्मन, दोनों हंसने लगे। हमको पूरा भरोसा, आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। भारतीय राजनीति व्यंग से हमेशा गुलजार थी। हमारे देश में कड़वे बोल भी मिश्री के घोल के साथ देने वालों की एक पूरी पीढ़ी रही है। महावीर त्यागी समाजवादी नेता थे। चीन ने हमारी जमीन हथिया ली तो नेहरू ने कहा कि वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। महावीर त्यागी ने अपना विरोध कुछ यूं जताया कि विरोधी भी हंस पड़े। उन्होंने नेहरू के गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के सिर पर भी कुछ उगता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। सियासत में व्यंग की बात हो तो लालू यादव के तो कहने ही क्या। हाँ, पहले हिंदी में कह देते। एक जमाना था लालू यादव माइक थामते थे तो लगता था कि जैसे लाफ्टर चैलेंज शो चल रहा हो। चाहे वो सदन हो या फिर रैली का मंच, अपने हास्य, व्यंग और खास ठेठ देशी अंदाज के कारण लालू खासे लोकप्रिय थे। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. Hey Bano, hey Bano, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। पूछिए इन पुराने राजनेताओं से जिन्होंने वो दौर देखा है, जिनको वो वाकई याद हैं। जितना तो नीतीश जी के जो भाषण हैं उसमें गंभीरता रहती है, वो सेंसेशनल या प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं करते। उनके भाषण जो हैं वो डिफर करते हैं,
वो उतने कट्टू विरोधी भी नहीं होते। लालू जी पर जब वो प्रहार करके अपनी पार्टी का, समता पार्टी का संचालन कर रहे थे, तो तब भी वो बड़े भाई कह कर के, माननीय लालू जी कह कर के संबोधित करके कहते थे कि ये राज जो हमें अमुक अमुक चीज़ों के लिए मिला है। कभी कभी विनोद में वो कह भी देते थे कि ये राजा रानी का नहीं है, ये जब राबड़ी देवी को बनाया गया था तो ये बादशाह बेगम का राज नहीं है। लेकिन इससे आगे कटु वो कभी हुए नहीं। अटल जी के लिए भी और दूसरे नेताओं के लिए भी वो सम्मानजनक भाषाओं का इस्तेमाल करते रहे। और मुझे कोई प्रसंग याद नहीं है जब उन्होंने कोई कटु भाषण किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लीडर के लिए दिया हो और उसकी आलोचना हुई हो। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। वहां गए, दूसरे का दे दीजिए। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सहजता से अपनी बात बोलना, बेबाक बोलना और हास्य या व्यंग्य का सहारा लेना, ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद सहज हों, किसी के दबाव में ना हो। इनके साथ रहेंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। सियासत में जरूरी है जरा हंसना और हंसाना भी, जरूरी बात भी कहना और थोड़ा मुस्कुराना भी। और ये समझ अमूमन पिछली पीढ़ी के नेताओं में ही दिखता है। आपको जरूर याद होगा हुकुमदेव नारायण यादव का वो जानदार भाषण, जिसपे पूरा सदन पूरे समय हंसता ही रहा। आजकल की पीढ़ी के राजनेताओं में वो हास्य और व्यंग्य गायब है। या तो वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही संजीदा तरीके से अपनी बातें कहते हैं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। उम्मीद है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से 18वीं लोकसभा में हंसी ठिठोली के पल मिलेंगे। उम्मीद ये भी है कि कई पुराने नेता नई पीढ़ी के नेताओं को राजनीति के गुर के साथ ही जीवन का ये गुड़ भी सिखाएंगे कि ले सको तो लो गम हर किसी का, दे सको तो दो हर किसी को दुआ, हंस लो बिना वजह जब भी हंस सको, सेहतमंद रहने की है ये सबसे सस्ती दवा। प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिजनेसमैन एलन मस्क की, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और संकेत दिए हैं कि वो अपनी टेस्ला के साथ जल्द ही भारत आने वाले। मोदी के मुरीद हैं मस्क। जब खबर पक्की हुई कि मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो दुनिया के जाने माने कारोबारी इलॉन मस्क ने बधाई संदेश दे डाला। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में आपकी जीत पर बधाई। मेरी कंपनियां भारत में काम करने को लेकर आशान्वित हैं। मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के सीईओ हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में टेस्ला ने बहुत प्रयोग किए हैं। काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला की भारत में एंट्री होगी। मस्क भी ये ख्वाहिश जता चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता योजना नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से मस्क ने पीएम मोदी को बधाई दी, उससे लगता है कि मस्क की कंपनियां जल्द ही भारत में दफ्तर खोल देंगी। इसी साल
मस्क को भारत का दौरा करना था, लेकिन फिर वो चीन चले गए, तो उसके बाद तमाम सारी खबरें तैरने लगी थी। लेकिन आज जिस तरीके से ट्वीट किया है मस्क ने और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने ये उनको रीट्वीट किया है और ये जवाब दिया उसका, और ये कहा है कि हम पूरा यहाँ पर एक आपकी कंपनी के काम करने के लिए एक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उससे यही लग रहा है कि टेस्ला जो है वो अब अपने फैक्ट्री लगाने के काम को यहाँ पर तेज़ी के साथ में करेगी। हालांकि नरेंद्र मोदी को जो मस्क हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। 2019 में जब अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए थे तो बाकायदा टेस्ला जो कंपनी है उस फैक्ट्री में भी गए थे, और वो भी जो है उस फैक्ट्री को एलन मस्क ने उनको खुद गाड़ी चलाकर दिखाई थी पूरी फैक्ट्री। तो ऐसे में अब ये संभावनाएं बन रही हैं। मस्क के बधाई संदेश पर पीएम ने भी जवाब दिया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि मैं आपके शुभकामना संदेश की सराहना करता हूं। प्रतिभाशाली भारतीय युवा, हमारी डेमोग्राफी, हमारी नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति आगे भी अपने सभी पार्टनर्स को कारोबारी माहौल प्रदान करती रहेंगी। पिछले साल जून में मस्क ने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि वो 2024 में भारत आने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया था कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। ऐसा लगता है कि वो घड़ी अब बहुत नजदीक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।